तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज हम बैंकिंग चैप्टर के एमसीक्यू कर लेते हैं फटाफट से। ठीक है ना। तो देखो हमारे पास एमसीक्यू काफी सारे होने वाले हैं, इसके एक एक नंबर के क्वेश्चन है। मैंने वन वर्ड में जो होता है आंसर आपको दिए हुए हैं काफी सारे। ठीक है ना। तो इसे फटाफट से कर लेते हैं और प्लीज नोट डाउन भी करते रहना क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। साथ ही साथ मैं आपको बार बार हर वीडियो की स्टार्टिंग में बोलता हूँ जो भी एमसीक्यू की है कि आपको पहले चैप्टर देख लेना चाहिए, क्योंकि चैप्टर देखने से आधे से ज्यादा परेशानी तो वहीं खत्म हो जाती है। ठीक है ना। और उसके बाद इसे किया करो ताकि आप पूरे 100% बन करके जाओ। मैंने वीडियोस डाली हुई है सारी। ठीक है ना। तो आप वहां जाके देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। आज बैंकिंग के सारे एमसीक्यू बना लेते हैं इसी पार्ट में। तो सबसे पहला देखो क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है वो है हमारा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, यानी आरबीआई का जो अपना एक्ट है। ठीक है ना। वो कब आया था? 1934 में, यानी 1934 में। मगर इसका जो परिचालन ये लागू जो हुआ था ना, ये लागू हुआ था आपका 1 अप्रैल 1935 में। ठीक है ना। तो ये याद रखना, लागू यहाँ पे हुआ था, बना 1934 में था। क्लियर है। उसके अलावा आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण जो हुआ था ना वो 1949 में हुआ था। बच्चा कब हुआ था? 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, 1 जनवरी के आसपास, 1 जनवरी 1949। तो जो 1 जनवरी तो चलो कोई बात नहीं, बट 1949 आपको याद रखना चाहिए। तो रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 जब शुरुआत, जब ये स्टार्ट किया गया तो 1 अप्रैल 1935 में इसको स्टार्ट किया गया। ठीक है, लागू किया गया था इसको, मतलब एक तरह से लागू किया गया था। और ये कोलकाता में, बता दो ये कहां पे होता है? कोलकाता में। ठीक है ना। चलो, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। उसके बाद मांग जमाओं का वह प्रतिशत जो वाणिज्य बैंकों को अपनी तरल परिसंपत्ति के रूप में कानूनी तौर पर रखना पड़ता है उसे एसएलआर कहते हैं। बच्चा क्या कहते हैं? एसएलआर, यानी वैधानिक तरलता अनुपात। क्या कहते हैं? वैधानिक तरलता अनुपात, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। थ्योरी का ही पार्ट है सारा, इसलिए थ्योरी प्लीज पढ़ लीजिए। बार बार मैं यही बोलूंगा ताकि आपका 100% नंबर आपके आए, एक भी नंबर ना कटे। क्लियर है। और थ्योरी पढ़ने का एक बेनिफिट ये है कि आगे जाके कभी आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो बच्चे थ्योरी ही काम आने वाली है, तो अभी अभी से पढ़ लो, ज्यादा बढ़िया। ठीक है। 3 पॉइंट हमारे हो गए। अब चौथे पॉइंट की बात करते हैं। चौथे पॉइंट में हमारे पास आ रहा है कि वाणिज्य बैंक मुद्रा का सृजन करते हैं कैसे? तो हम बोलेंगे मांग जमाओं के माध्यम से। किसके माध्यम से? मांग जमाओं के माध्यम से इसका मुद्रा का सृजन किया जाता है। डन। उसके अलावा वाणिज्य बैंकों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बच्चा इनका मुख्य उद्देश्य लाभ को अर्जित करना। बेटा वाणिज्य बैंक पूछा है तो वाणिज्य बैंक, जितने भी आपके आसपास जो बैंक होते हैं उनका जो मोटिव होता है बच्चा वो क्या होता है? प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। बेटा क्या करना? प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, यानी लाभ को कमाना। डन। अधिकतम साख जो वाणिज्य बैंक कानूनी तौर पर सृजित कर सकते हैं वो किस पर आधारित होते हैं? वो होते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के नकद कोषों पर आधारित होते हैं। क्लियर है। भारतीय रिजर्व बैंक के नकद कोषों पर आधारित होता है। आगे, केंद्रीय बैंक घरेलू मुद्रा की विनिमय दर को नियंत्रित करने के लिए प्रबंधित तरणशीलता को संचालित करता है। बेटा किसको करता है? प्रबंधित तरणशीलता को संचालित करता है। और मैं आपको बार बार बता दूं, देखो बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि प्रबंधित और गंदी एक ही होता है। हमने विनिमय दर में भी मैंने आपको बताया था कि आजकल बुकों में लिखा होता है कि मैनेज फ्लोटिंग को ही डर्टी फ्लोटिंग कहते हैं, बट मैं थोड़ा सा इसमें डिफरेंस हमेशा से रखता हुआ है और आपको मैंने बताया भी था उस वक्त। ठीक है, कि जब आप रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं और उन रूल्स रेगुलेशन की जो घोषणा पहले ही कर दी जाती है, तरीके से सब काम होता है, तो वो प्रबंधित होता है। बट अगर आप रूल्स रेगुलेशन की परवाह किए बिना ही अगर क्या नाम है तरणशीलता को लागू करते हो तो वो गंदी तरणशीलता मानी जाती है। क्लियर है। तो यहाँ पे जो वर्ड है, केंद्रीय बैंक घरेलू मुद्रा की विनिमय दर को नियंत्रित करने के लिए प्रबंधित तरणशीलता को संचालित करता है। क्लियर हो गया। आगे, सरकार के परामर्शदाता के रूप में केंद्रीय बैंक मुद्रा बाजार को नियंत्रित करने संबंधित नीतियों का निर्माण करता है। बेटा मुद्रा बाजार लिखा है, कई बार पूंजी बाजार पता नहीं कौन कौन सा बाजार लिख करके दे देता है, बच्चा वहां टिक लगा के आता है, ऐसा मत करना। मुद्रा बाजार इसका आंसर है बच्चा। क्या है? मुद्रा बाजार। अधिकतम साख जो वाणिज्य बैंक कानूनी तौर पर सृजित कर सकता है वो व्यक्त किया जाता है कैसे? 1 में सीआरआर, यानी कैश रिजर्व रेशियो, नकद आरक्षित अनुपात या नकद संरक्षित अनुपात आप हिंदी में बोलते हो, इनटू आरबीआई के पास रखे नकद कोषों द्वारा। अब बच्चा मुझसे कहता है भाई हमें सीआरआर ये याद रखने हैं क्या? मैंने कहा बिल्कुल, आपको सीआरआर एसएलआर ये याद रखने पड़ेंगे, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम होता है। ठीक है ना। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे तो पढ़ते ही हैं सब कुछ, बेटा आपको भी ये याद रखने पड़ेंगे और मैंने आपको थ्योरी में सब पढ़ाया हुआ है। डन। चल,
साख गुणक या मुद्रा गुणक अगर आपको निकालना है तो 1 में CRR का यूज किया जाता है। बच्चा किसका किया जाता है? 1 में CRR का इसका यूज किया जाता है। मांग जमाई जो होती है वो प्राथमिक जमाई प्लस गौण जमाई दोनों को जोड़ करके मांग जमाई निकलता है, यानी इसका प्राइमरी डिपॉजिट्स और सेकेंडरी डिपॉजिट। गौण मतलब होता है बेटा सहायक, यानी सेकेंडरी डिपॉजिट्स की बात करता है। ठीक है, किसी को नाम में दिक्कत होती है ना तो आप इस तरह से समझ सकते हो। क्लियर? तो कितने पॉइंट्स हमने कर लिए? हमने कर लिए 11 पॉइंट्स, बट अभी इतने से रुकने वाले हम नहीं हैं, हम और पॉइंट्स पढ़ेंगे बेटे। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं और आगे, तो आगे बढ़ो अब। ठीक है ना, पॉइंट नंबर 12 की बात करते हैं। डैश की उत्पत्ति तब होती है जब बैंकों द्वारा लोगों को ऋण दिया जाता है। तो जब बैंक लोगों को ऋण देता है तो उस टाइम पे जो बनती है हमारी वो गौण जमाएं बनती है बेटा। गौण मतलब वही सेकेंडरी डिपॉजिट। क्लियर हो गया? तो 12 पॉइंट हमारा क्लियर होता है। 12वें के बाद 13वां पॉइंट ये वाला करो। प्राथमिक जमाएं लोगों द्वारा वाणिज्य बैंकों में जमा की गई नकद जमाएं, यानी जो शुरुआत में जो लोगों द्वारा जो वाणिज्य बैंकों में पैसा जमा किया जाता है उसे प्राथमिक जमा बोलते हैं। प्राथमिक जमा, और उसके बाद जो ऋण के रूप में जो दिया जाता है, बैंकों द्वारा लोगों को ऋण दिया जाता है, वो आपका कौन क्या हो गया? गौण जमा। क्लियर हो गया? तो गौण जमा की उत्पत्ति तब होती है जब बैंकों द्वारा लोगों को ऋण दिया जाता है, जबकि लोगों द्वारा वाणिज्य बैंकों में जमा की गई नकद राशि को क्या कहते हैं? प्राथमिक जमा कहते हैं। तो हमारे यहाँ पे 13 पॉइंट क्लियर होते हैं बच्चा। कितने पॉइंट होते हैं? 13 पॉइंट्स हमारे क्लियर होते हैं। अब हम बात करते हैं 14वें पॉइंट की। ठीक है ना, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। पॉइंट हमारा जो है बच्चा वो ये है कि डैश का संबंध वाणिज्य बैंकों की तुरंत ऋण की आवश्यकता से है। तो किसका? बैंक दर। मैंने कहा था बैंक दर वो दर होता है जिस दर पर केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंकों को क्या देता है? लोन देता है, पैसा देता है। ठीक है ना, तो बैंक दर वो दर होती है जिस दर पर केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंकों को पैसा देता है। तो वही है, तो वाणिज्य बैंक क्या है? ऋण की आवश्यकता बेचारों को, तो केंद्रीय बैंक दे देगा। तो बैंक दर की बात करें। साख नियंत्रण के उपकरण। बेटा साख नियंत्रण के उपकरण आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ये दे देगा, जैसे मान लो 3 पॉइंट इसके दे देगा, 1 पॉइंट इसका दे देगा, बोलेगा इनमें से कौन सा मात्रात्मक नहीं है। तो बेटा आपको मात्रात्मक गुणात्मक पता होना चाहिए। हालांकि मैंने इसको थ्योरी पोर्शन में ज्यादा नहीं करवाया, क्योंकि ये आएगा नहीं आएगा इस पर सस्पेंस बना हुआ था। और मैंने अभी भी बोला हुआ है कि अगर आपको लगता है कि आपके टीचर्स कह रहे हैं कि क्वेश्चन आएगा तो मुझे बता देना, मैं कंप्लीट क्वेश्चन इसको करा दूंगा। थोड़ा बहुत मैंने करवाया हुआ है, ज्यादा नहीं करवाया इसमें। ठीक है, डीप नहीं किया था मैं इसमें बिल्कुल भी। तो मात्रात्मक उपकरण की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे पास क्या क्या आते हैं? बैंक दर, ठीक है ना, बैंक रेट, रेपो रेट, विपरीत रेपो रेट यानी विपरीत रिवर्स रेपो रेट यानी विपरीत रेपो दर, CRR, SLR, खुले बाजार की क्रियाएं। तो बैंक दर हो गया, रेपो दर हो गया, विपरीत रेपो दर हो गया, CRR हो गया, SLR हो गया, खुले बाजार की क्रियाएं हो गया। साथ ही साथ ब्रैकेट में आप एक चीज और लिख लेना। बैंक दर में जब केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंकों को पैसा देता है ना, तो वो 90 दिन से अधिक के लिए होता है। वो 90 दिन से अधिक, तो यहाँ पे लिख लेना 90 दिन से अधिक, ताकि आपको याद रहे बैंक दर में 90 दिन का पंगा है। रेपो दर में 1 से लेकर 14 दिन के लिए दिया जाता है, अल्पकालिक पैसा देगा। वो क्या देगा? अल्पकालिक पैसा देगा। कौन? रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को। तो 1 से लेकर 14 दिन के लिए रेपो दर की बात करते हैं। क्लियर है? 1 से लेकर 14, इसमें 90 दिन से ज्यादा, ये आप लिख लीजिए साथ साथ में। डन। उसके बाद गुणात्मक उपकरण की अगर हम बात करेंगे तो सीमांत आवश्यकता या सीमांत कटौती बोल सकते हो, साख की राशनिंग और नैतिक प्रभाव। ये जो है ना हमारे, ये किसके? हमारे गुणात्मक उपकरण है। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है ना, जो मैंने 2 पॉइंट लिखने के लिए कहे हैं वो पॉइंट्स मैंने आपको कहाँ पे कहे हैं कि जो बैंक दर है, ठीक है, वहां पे आप ये लिख सकते हो 90 दिन। ठीक है, क्या लिख सकते हो? 90 दिन वाली बात वहां पे लिख सकते हो। 90 दिन से अधिक के लिए बैंक दर का वहां पे यूज किया जाता है। जब आपको जो लोन देता है वो कितने के लिए देता है? 90 दिन से अधिक के लिए देता है। कौन दे रहा है लोन? ये आपका जो लोन दे रहा है वो आपका रिजर्व बैंक है। और किसको दे रहा है? कॉमर्शियल बैंकों को, यानी वाणिज्यिक बैंकों को। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो हमारे पास आया था वो है रेपो दर। रेपो दर में 1 से लेकर 14 दिन की बात होती है बच्चे। कितने दिन के लिए लोन दिया जाता है? 1 से लेकर 14 दिन। ठीक है ना, शॉर्ट टर्म की बात करेगा। डन, नोट डाउन कर लीजिए जब तक। चलो पॉइंट नंबर 15 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 15 में क्या कह रहा है? बैंक RBI के पास अपनी जो नकद जमाओं से कई गुना अधिक मुद्रा उधार देते हैं। क्या लिखा है? बैंक, यानी बैंक कौन सा? वाणिज्यिक बैंक की बात कर रहा है। RBI के पास जो उसकी नकद जमाई होती है उससे कई गुना अधिक का तो वो मुद्रा, कहीं अधिक मुद्रा क्या दे देते हैं? उधार देते हैं। तो हम बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। उसके अलावा केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किए गए जो नोट होते हैं वो असीमित विधि ग्राह्य होते हैं। यानी असीमित विधि ग्राह्य मतलब होता है इनका ये लीगल रहेंगे,
जब तक कि आरबीआई खुद इससे बंद ना कर दे। ठीक है, तो सही बात है, तब तक वो लीगल रहता है, कोई उसका कोई टाइम का कोई पाबंदी नहीं है कि सिर्फ इतने साल के लिए रहेंगे बेटा, तब तक लीगल रहेंगे जब तक कि आरबीआई इनको बंद नहीं कर देता या मना नहीं कर देता कि अब ये नोट नहीं चलेंगे। क्लियर हो गया। आगे, केंद्रीय बैंक का प्रमुख कार्य साख का सृजन करना है। हम बोलेंगे साख सृजन मतलब साख निर्माण करना केंद्रीय बैंक का कार्य, बोलेंगे नहीं ये वाणिज्य बैंकों का कार्य है। ठीक है ना, तो असत्य, यहाँ पे पंगा बहुत बार आता है, बच्चे फंस जाते हैं। तो वाणिज्य बैंकों का कार्य साख सृजन है, साख निर्माण करना, केंद्रीय बैंक का काम नहीं है बेटा। ठीक है ना, असत्य। वाणिज्य बैंकों द्वारा उधार दी गई मुद्रा, यानी जो वाणिज्य बैंक उधार देते हैं नकदी के रूप में नहीं होती बेटा, याद रखना वो कभी भी कैश के रूप में नहीं होती। तो आप बोलोगे सत्य, बिल्कुल सही बात बोल रहा है। वाणिज्य बैंकों द्वारा जो पैसा दिया जाता है, उधार दिया जाता है, वो नकदी के रूप में नहीं होगा कभी भी, याद रखना। अपितु यह ऋणियों, ऋणियों मतलब जो पैसा ले रहे हैं, बोरोवर के खाते में जमा प्रविष्टि, जमा प्रविष्टि मतलब होता है क्रेडिट एंट्री के रूप में दिखाई जाती है। ठीक है, होती है, तो हम बोलेंगे बिल्कुल सही बात है, ये क्रेडिट एंट्री के रूप में ही होती है। क्या होती है? क्रेडिट एंट्री के रूप में ही ये देखने को मिलती है। क्लियर है ना, तो नोट डाउन कर लीजिए अब। तो 19 पॉइंट हमारे हो गए। ठीक है ना, चलो अब बात करते हैं 20वें में आपको मैं कुछ रेट्स बता रहा हूं, प्लीज वो रेट आप याद रख लीजिए। ठीक है ना, अगर वो नहीं पूछता तो बल्ले बल्ले, अगर पूछता है तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, ज्यादा रेट्स नहीं है, कुछ ही बताया मैंने, वो आप लिख लीजिए। सीआरआर यानी नकद आरक्षित अनुपात या नकद संरक्षित अनुपात जो होता है वो 4% है बेटा। कितना है? 4%। अब मैंने एक चीज और बोली है, प्लीज थ्योरी कर लीजिए। ठीक है ना, वहां पे सीआरआर एसएलआर की फुल फॉर्म सब कुछ लिखा हुआ है, डेफिनेशन लिखी हुई है। तो अगर कोई लाइन आती है बोलता है कि ये सीआरआर है एसएलआर है, तो आप वहां से कवर कर सकते हो। तो प्लीज थ्योरी तो मत छोड़ना। और बहुत जो भी आपसे वो आपका दोस्त हो अगर कहे कि हाँ सिर्फ एमसीक्यू पढ़ ले पास हो जाएगा, भाई ऐसा नहीं है। ठीक है, एमसीक्यू पढ़ेगा तो सिर्फ जितना एमसीक्यू में लिखा वही आएगा, वो भी रट्टाफिकेशन में। बट अगर आप चैप्टर पढ़ते हो तो आप एमसीक्यू तो हैंडल कर ही लोगे, साथ में चैप्टर भी हैंडल कर लोगे। बात को समझो ना। और मैं तो आपको एमसीक्यू प्लस चैप्टर दोनों ही दे रहा हूं, तो प्लीज दोनों करिए। ठीक है ना, अपनी तरफ से पूरी कोशिश हो रही है आपको सारा मटेरियल मिले, कुछ ना छूटे। ठीक है ना, चलो तो सीआरआर 4% की बात कर रहा है। ठीक है, उसके अलावा एसएलआर यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो यानी वैधानिक तरलता अनुपात जो है वो बेटा 18% है। कितना है? 18% है। रेपो रेट की अगर हम बात करते हैं, रेपो रेट मतलब रेपो दर। ठीक है, हिंदी में लिख लेना, मैंने गलती से इंग्लिश में लिख दिया। ठीक है, रेपो दर की अगर हम बात करें तो 4% है बेटा। कितना है? 4% आपका रेपो दर है। विपरीत रेपो दर की अगर मैं बात करता हूं तो विपरीत रेपो दर आपका कितना है? 3.35। कितना है? 3.35 आपका ये है। डन। और उसके बाद एक सेकंड है, हाँ उसके बाद अगला हमारा जो है वो है बैंक दर। बैंक दर 4.25। कितना है? 4.25। तो ये सारे रेट रख लीजिए। सीआरआर 4%, एसएलआर 18%, रेपो रेट 4% है, यानी रेपो दर आपका 4% है। विपरीत रेपो दर जो है वो 3.35% की बात कर रहा है। और बैंक दर जो है 4.25 है। ठीक है ना, कितना है? 4.25। डन। उसके बाद तरल संपत्तियों में शामिल होते हैं कौन कौन, क्या क्या शामिल होता है बेटा? नकद यानी जो कैश आपके पास है, स्वर्ण और भार मुक्त अनुमोदित प्रतिभूतियां यानी ऐसी प्रतिभूतियां, ऐसी सिक्योरिटी जिनको आप तुरंत जाकर बेच सकते हो और पैसा ले सकते हो। क्योंकि तरल नाम से पता चल रहा है लिक्विड एसेट्स की बात कर रहा है, लिक्विड परिसंपत्तियों की बात कर रहा है। ऐसी परिसंपत्तियां जिनसे आप तुरंत उनको पैसा बेच करके पैसा ले सकते हो और यूज कर सकते हो। तो नकद है, स्वर्ण है, भार मुक्त अनुमोदित प्रतिभूतियां हैं। ठीक है ना, तो यहां तक नोट डाउन करिए फटाफट से। तो आगे देखिए, अब पॉइंट नंबर आपका आ गया 22। कौन सा पॉइंट है आपका? 22 पॉइंट है, उस पर पढ़ते हैं। यह बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को दी गई सुविधा है जिसके अंतर्गत लोग अपनी जमा से ज्यादा का ऋण या अपनी जमा से ज्यादा मुद्रा, ठीक है, बैंक से निकाल सकते हैं। उसे कहते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। मैंने आपको कहा था अगर मान लो आपके बैंक में 30,000 आप बैंक के काफी अच्छे खासे ग्राहक हो, ठीक है ना, तो बैंक आपको अगर मान लो 35,000 की जरूरत है तो बैंक निकालने देगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी अपनी जमा से ज्यादा का पैसा निकालने की जो सुविधा जो दी जाती है उसे ओवरड्राफ्ट कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? ओवरड्राफ्ट कहते हैं। अपनी जमा से आप ज्यादा का मुद्रा इसमें निकाल सकते हो। क्लियर हो गया? उसके बाद
आगे बढ़ते हैं 23वें पॉइंट पे। शुद्ध बोलो, या शुद्ध को निवल भी बोलते हैं। तो शुद्ध या निवल साख सृजन निकालने के लिए आपको जमा सृजन में से प्रारंभिक जमा को घटाना होता है। जैसे मैंने बताया था, सपोज करो आपने 10,000 रुपए, ठीक है, प्रारंभिक जमा आपने कहीं लगाया और उससे सब साख सृजन निकल होके आया तो 15,000 रुपए आया, तो आपने नेट कितना साख सृजन किया? तो मैंने कहा देखो 15,000 आया, 10,000 लगाया था, तो इसका मतलब मैंने 5,000 जो है वो शुद्ध यानी नेट या निवल बोल सकते हो, मैंने क्या करा, साख सृजन किया। 10,000 लगाया, 15,000 बना दिया, इसका मतलब मैंने कितना साख सृजन किया? 5,000 रुपए का। क्लियर? आगे LRR को लीगल रिजर्व रेशियो यानी वैधानिक आरक्षित या संरक्षित बोल सकते हो, अनुपात बोलते हैं। क्लियर? जबकि CRR को कैश रिजर्व रेशियो यानी नकद आरक्षित या नकद संरक्षित अनुपात बोल सकते हो। SLR को वैधानिक तरलता अनुपात यानी आपका स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो आप इसे बोल सकते हो। क्लियर हो गया ना? तो प्लीज ये नाम याद रखिए, क्योंकि हो सकता है CRR आ जाए, उसके काफी सारे उपटांग से नाम दे, तो आपको सही नाम पहचानना पड़े। क्लियर हो गया ना? इसलिए मैंने आपको दोनों वर्ड बता दिया, आरक्षित और संरक्षित, ये प्लीज याद रखना, ठीक है ना? कोई भी वर्ड यूज हो सकता है। इंग्लिश में अगर बोलो तो आधे को इंग्लिश में बता रहा हूँ, कैश रिजर्व रेशियो, तो इंग्लिश में सुन लिया करो, बेनिफिट में रहोगे। क्या होता है, कोई बेनिफिट मिल जाए इंग्लिश से, ठीक है ना? कई बार हिंदी में जो चीज समझ नहीं आ रही थी वो इंग्लिश में काफी जल्दी समझ में आ जाती है ना? चलो 27वां क्वेश्चन। अरे हाँ, 27वें से पहले एक चीज बता दूं, जो मुद्रा में आपने एमसीक्यू किए थे ना, उसमें कुछ एमसीक्यू बैंकिंग के भी थे, ठीक है ना? तो एक बार मुद्रा और बैंकिंग की पहले थ्योरी पढ़ लेना, जो मैंने करवा रखे नोट्स में, पहले वो पढ़ लेना। उसके बाद मुद्रा बैंकिंग को आप एक साथ सॉल्व करना, मुद्रा के भी करना सॉल्व और बैंकिंग के देखो ये रहे, ठीक है ना? तो एक साथ पढ़ना मतलब दोनों को। चलो, केंद्रीय बैंक द्वारा कौन सी मुद्रा जारी की जाती है? तो बेटा चलन मुद्रा, यानी जो मुद्रा भी चल रही है वही केंद्रीय बैंक क्या करता है, उसको जारी करता है। क्लियर है ना? चलन मुद्रा। नरसिम्हन समिति का संबंध बैंकिंग सुधार से है, तो ये क्वेश्चन दोनों वे में आ सकता है आपके पास। ये क्वेश्चन आपका है, दोनों वे में आ सकता है। आपसे पूछ सकता है कि बैंकिंग सुधार का संबंध किससे है, तो आप बोलोगे नरसिम्हन समिति से। और ऐसे ही पूछ सकता है कि नरसिम्हन समिति का जो संबंध है वो किससे है, तो आप बोलोगे बैंकिंग सुधार। क्लियर हो गया ना? बैंकिंग सेवा सुधार समिति का नाम क्या है? गोईपोरिया समिति। बेटा क्या है? गोईपोरिया समिति, आपको याद रखना पड़ेगा। आज सारे एक बार में खत्म होने लगता है, ठीक है? सब में इंक भरनी पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे वीडियो 2 मिनट के लिए रोकूंगा, फिर स्टार्ट करेंगे, है ना? तो बैंकिंग सेवा सुधार समिति का नाम गोईपोरिया समिति, ठीक है ना? चलो, साख गुणक को किससे दिखाया जाता है? तो साख गुणक को बेटा के से दिखाया जाता है। किससे दिखाया जाता है? के से दर्शाया जाता है, यानी k इजल टू 1/, में CRR, है ना? तो k होता है साख गुणक, मतलब k। डन। कौन सा कार्य केंद्रीय बैंक का करेंसी प्राधिकारी कार्य कहलाता है? तो करेंसी प्राधिकारी कार्य जो है बेटा, वो नोट जारी करने का बैंक, यानी जो हम RBI का जो पहला था ना फंक्शन मैंने करवाए थे कार्य, उसमें था नोट जारी करने का अधिकार, ठीक है? तो नोट जारी करने का अधिकार RBI के पास है, नोट जारी वही करता है। तो नोट जारी करने का बैंक जो है वो कौन है? RBI। और इसी कार्य को, केंद्रीय बैंक के इसी कार्य को करेंसी प्राधिकारी कार्य भी कहते हैं, ठीक है? तो ये दोनों वे में आ सकता है। करेंसी प्राधिकारी कार्य किसको कहते हैं? तो ये, या ये बोल सकते हैं नोट जारी करने का जो बैंक है उसका दूसरा क्या बोल सकते हैं इसको, तो आप बोलोगे करेंसी प्राधिकारी कार्य। तो दोनों वे में इसको भी याद रखोगे, याद रखना। अगर आपको दूसरे बच्चों से ज्यादा नंबर चाहिए आपको, तो दोनों वे में अच्छे से याद रखो, ताकि आपका कोई भी नंबर ना काट सके। क्लियर है? तो यहां तक नोट डाउन कर लीजिए बच्चा, यहां तक नोट डाउन सारा कर लीजिए, ठीक है ना? इसमें हमने क्या 22वें पॉइंट से स्टार्ट किया हमने इस क्वेश्चन को, यहां से जो हमने पॉइंट स्टार्ट किए, ठीक है? 22 से लेकर हमने 31 तक हमने कर लिए, ठीक है? अभी थोड़े और हैं, उनको भी कर लेते हैं खत्म, और उसके बाद फिर हमारा बैंकिंग भी खत्म हो जाता है। डन है ना? बैंकिंग के बाद मैं दूसरा चैप्टर फटाफट आपके लिए लेके आ जाऊंगा अभी 1 आध दिन में ही, जितना जल्दी हो सके, ठीक है? फटाफट से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए पहले। तो आगे बढ़ते हैं हम पॉइंट नंबर 32, ठीक है? तो पॉइंट नंबर 32 करने से पहले एक बार और मैं एक चीज बता देता हूं आपको, कि जो LRR है ना बच्चा, LRR, जिसको मैंने बोला था लीगल रिजर्व, एक सेकंड में लिख ही लेता हूं ना पूरा, RESERVE, रिजर्व रेशियो, ठीक है? ये मैंने बताया था ना। तो जहां पे मैंने लीगल रिजर्व रेशियो लिखा है, वहां पे इसका एक नाम और है, वो रख लीजिए याद पहले तो, विधिक आरक्षित, या जिसको संरक्षित भी बोल देते हैं, अनुपात, है ना? तो ये नाम भी आप याद रख लेना बच्चा, ठीक है? LRR जहां पे लिखा था वहां पे प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, विधिक
ठीक है, आरक्षित अनुपात यानी लीगल रिजर्व रेशियो। क्लियर है ना, ताकि ये पॉइंट नाम छूटे ना, विधिक वाला, ठीक है ना, कहीं छूट गया तो कहीं पता चला यही ना पूछ ले आपसे। चल, तो हमारा पॉइंट क्लियर हो गया। अब आगे बढ़े। पॉइंट नंबर 32, डैश यानी कौन, तिजोरी नकद। तिजोरी नकद जितना ज्यादा होता है, मुद्रा का सृजन की जो क्षमता होती है उतनी क्या होती है, कम होती है। याद रखना इस बात को, ठीक है। जितना ज्यादा तिजोरी नकद होगा, वॉल्ट कैश जितना ज्यादा होगा, ठीक है, उतना जो मुद्रा सृजन की जो क्षमता होती है कम होती चली जाती है। अब आप बोलोगे वॉल्ट कैश होता क्या है, तो बच्चे देखो ये रहा, मैंने यहाँ लिखवाया था कहीं, ये रहा VCR। अगर आपसे कोई बोले VCR की फुल फॉर्म क्या होती है, तो आप बोलोगे, ठीक है, वॉल्ट कैश रिजर्व यानी तिजोरी, वॉल्ट कैश रेशियो सॉरी, ठीक है, तिजोरी नकद अनुपात। क्या बोलोगे, तिजोरी नकद अनुपात, जिसको हम अतिरिक्त कोष अनुपात भी कहते हैं। ये पॉइंट भी आप याद रखोगे ताकि आप और बच्चों से थोड़ा आगे रहो, ठीक है ना। तो तिजोरी वॉल्ट कैश रेशियो, ठीक है, अतिरिक्त कोष अनुपात कहते हैं। बैंक अपनी कुल जमा का यानी जो उसके बाद टोटल डिपॉजिट होती है का वो प्रतिशत का जो प्रतिशत वो क्या कर रही है, स्वैच्छिक रूप से यानी अपनी इच्छा से अपनी तिजोरी में रखती है। यानी ये वो पार्ट होता है जिसे बैंक, अब जैसे मान लो टोटल डिपॉजिट बहुत सारा हुआ तो कुछ परसेंट ना बैंक ना क्या करता है, खुद ही अपनी इच्छा से तिजोरी में रख लेता है। उसको कहते हैं तिजोरी नकद अनुपात या अतिरिक्त कोष। यानी ज्यादा कोष था उसको वहां रख दिया, अतिरिक्त कोष अनुपात, ठीक है ना, अतिरिक्त कोष को वहां तिजोरी में रख दिया। तो जितना ज्यादा तिजोरी में पैसा रखोगे भाई साहब, मुद्रा सृजन कहां से हो जाए, वो तो पैसा आपने कहीं और रख दिया ना, उससे आपको डील थोड़ा ना कर रहे हो, उसमें आप खेल थोड़ी ना रहे हो, तो मुद्रा सृजन भी क्या हो जाएगा बेशक कम हो जाएगा। अगर आपने ज्यादा क्या रखा, तिजोरी नकद रखा, जितना ज्यादा अधिक होगा मुद्रा सृजन की क्षमता उतनी कम होगी। तो आप एक काम करना, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को साथ में लिख लेना। जैसे 32 पहले इसको लिखो, 32 इसको लिखना, फिर 33 इसको करना। क्लियर हो गया, ताकि आपको आसपास समझ में आ जाए कि ये पॉइंट आपस में जुड़े हुए हैं। डन। चलो फटाफट से पहले इसे कर लो, आप इसे 32 कर लो, इसे 33 कर लो पहले, ठीक है ना, अपने अकॉर्डिंग 32 33 कर लीजिए पहले। कर लीजिए, मैं टाइम दे रहा हूं आपको 1 मिनट का, कर लीजिए आप, 30 सेकंड काफी है वैसे तो। ठीक है ना, ये वाला कौन सा पॉइंट हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 33 में, और 32 में आ जाएगा आपका ये वाला पॉइंट, ठीक है। चल आगे बढ़े। डैश से अभिप्राय घरेलू अर्थव्यवस्था में विनिमय दर में स्थिरता को प्राप्त करने के लिए, यानी घरेलू अर्थव्यवस्था में विनिमय दर में अगर आपको स्थिरता प्राप्त करनी है, स्टेबिलिटी लानी है, ठीक है, तो प्राप्त करने के लिए विदेशी विनिमय के क्रय विक्रय से है। यानी विदेशी विनिमय का क्या किया जाता है, इसमें क्रय और विक्रय किया जाता है। क्यों किया जाता है, ताकि घरेलू जो अर्थव्यवस्था है में विनिमय दर में क्या लाई जा सके, स्थिरता ला सके, ठीक है, यानी फ्लक्चुएशन को रोका जाएगा और फिक्स्ड जैसा स्टेज लाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं, प्रबंधित तरणशीलता। यानी प्रबंधित तरणशीलता से अभिप्राय है घरेलू अर्थव्यवस्था में विनिमय दर में स्थिरता लानी है, यानी जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं उसको हटा करके आपको स्थिरता लानी है, ठीक है ना। और उसके लिए क्या करना आपने, करने के लिए विदेशी विनिमय जो है पास फॉरेन एक्सचेंज जो है उसको बेचो खरीदो, ऐसे काम किया जाता है, ठीक है। समृद्धि से अभिप्राय, समृद्धि क्या होता है, जीडीपी में निरंतर वृद्धि को समृद्धि बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, जीडीपी में अगर लगातार वृद्धि हो रही है, जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, जिसको नहीं पता हिंदी में भी लिख लो, सकल घरेलू उत्पाद में निरंतर वृद्धि से। चलो तो समृद्धि समझ में आ गया। आगे, डैश अर्थव्यवस्था में समृद्धि और तथा स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है कौन, केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में समृद्धि और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि जो वाणिज्य बैंक है वो लाभ का उद्देश्य रख के चलता है। क्या चलता है, लाभ का उद्देश्य। क्लियर है ना, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये दोनों पे भी पूछ सकता है कि केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में डैश पर ध्यान केंद्रित करता है, तो समृद्धि तथा स्थिरता। समृद्धि मतलब वही जीडीपी में निरंतर वृद्धि। क्लियर हो गया, यहां तो उतार लीजिए सारे पॉइंट्स। उसके बाद खुले बाजार की क्रियाएं जो होती है कि 2 प्रकार है, प्रत्यक्ष और रेपो, ठीक है। प्रत्यक्ष जो होता है वो स्थायी टाइप का होता है, नहीं फिक्स टाइप का आपको मिलेगा, स्थिर टाइप का मिलेगा, ठीक है। जबकि जो रेपो होता है उसका यूज होता है पुनः खरीदने या पुनः बेचने का वादा किया जाता है। इसके अंदर क्या रेपो में क्या किया जाता है, पुनः खरीदने और पुनः बेचने का वादा किया जाता है। अगर पेपर में आया हुआ विपरीत पुनः बेचना, यानी विपरीत समथिंग लग के आ रहा है, तो फिर बेटा वो रेपो नहीं हुआ, वो रिवर्स रेपो होता है।
विपरीत रेपो को माना जाता है, ठीक है। बट यहाँ पे सिर्फ रेपो लिखा, प्रत्यक्ष इसके दो प्रकार है। प्रत्यक्ष स्थायी टाइप का होगा, रेपो क्या होगा आपका पुनः खरीदने या पुनः बेचने का वादा इसके अंदर होगा, रेपो के अंदर, क्लियर। उसके अलावा बहुधा सट्टे, ये बेटा बहुधा को देखो हिंदी में एक और गंदा वर्ड आ गया थोड़ा, ठीक है। गंदा मतलब ये कि हमें इसकी नॉलेज नहीं होती, वैसे गंदा वंदा कुछ नहीं होता, ठीक है। हमें इन चीजों की नॉलेज है। बहुधा मतलब होता है बेटा, बहुधा मतलब होता है जो अक्सर हो, यानी इसका मतलब अक्सर बोल सकते हैं, ज्यादातर होने वाला, यानी अक्सर जो सट्टे लगते हैं। अब अगर अक्सर लग रहे हैं तो इसका मतलब वो आपका बिजनेस, आपका काम ही वही है सट्टा लगाना, है ना। तो व्यावसायिक टाइप का हो गया, क्या हो गया, व्यावसायिक टाइप का हो गया। अगर आप बार बार एक ही काम को कर रहे हो तो व्यवसाय टाइप का हो गया। और ऐसी क्रियाओं में सीमांत आवश्यकताओं को क्या रखा जाता है बच्चा, ऊंचा रखा जाता है, याद रखना। यानी सीमांत कटौती जो है ना वो ज्यादा रखी जाती है, सीमांत कटौती को ज्यादा रखा जाता है किसमें, बहुधा सट्टे में, यानी जो अक्सर अगर सट्टे लगते हैं तो। अब पंगा क्या बच्चा यहाँ फंसता है, ये फंसता है। हमने के का फॉर्मूला ये भी पढ़ा है ना, के मैंने ये भी बता रखा आपको, के ये भी बताया हुआ है, के ये भी हो सकता है ना। ये बच्चा देखो मेनली आपको ये याद रख के चलना है, ये और ये आपको दो ये याद रखना है। मेनली आपका काम इससे है, आपका किससे, 1 में CRR, आप यही हमेशा याद रखो। टॉप प्रायोरिटी आपकी यही है। LRR तब होता है जब लीगल रिजर्व रेशियो आपको दिया होता है, यानी विधिक आरक्षित अनुपात आपको दिया होता है। और मैंने बताया था LRR के दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो CRR होता है, एक SLR होता है। तो मैंने इसके दो कंपोनेंट यूज करके ऐसे ही बना दिया ये फॉर्मूला ऐसे यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये बहुत रेयर है, ठीक है, ये दोनों ही आपको यूज में आएंगे। टॉप प्रायोरिटी बस यही है, ठीक है ना। बाकी ये तब होता है जब वो जो आपका जो बैंक है ना वो आपका तिजोरी नकद को भी यूज कर रहा है, साख गुणक के लिए क्या कर रहा है, तिजोरी नकद को भी यूज कर रहा है। तो फिर हम यहाँ पे VCR ले लेते हैं। और बहुत बच्चे बोलते हैं भाई इसका मतलब VCR और SLR दे बोथ आर सेम। देखो अगर मेरे अकॉर्डिंग मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊं तो VCR SLR में चेंज होता है, ठीक है, ये सेम नहीं है, डिफरेंस होता है इनमें। SLR तो वो होता है जो मैंने बताया था कि वाणिज्य बैंकों को अपने पर डे डिपॉजिट का, टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज, या जो उसके पास जो टोटल टाइम एंड डिमांड लायबिलिटीज जो होती है ना, टोटल जमा जो होता है उसके पास, तो टोटल जमा का कुछ परसेंटेज क्या करना अपने पास लिक्विड यानी तरल परिसंपत्ति के रूप में रखना पड़ता है। कैसे, तरल परिसंपत्ति, यानी वाणिज्य बैंकों को अपनी कुल जमा का कुछ प्रतिशत भाग तरल संपत्ति के रूप में रखना पड़ता है, वो होता है SLR। जबकि ये क्या है, ये अपनी इच्छा से, ठीक है ना, कौन अपनी तिजोरी में रख लेते हैं। इसका जो SLR का रेट है वो RBI डिसाइड करता है, बट VCR का रेट मेरे हिसाब से RBI डिसाइड नहीं करता। VCR का ऐसा कोई पंगा नहीं है, ठीक है ना, ये RBI डिसाइड करता है SLR का रेट। क्लियर हो गया, तो यहां तक नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, 2-3 पॉइंट और रह रहे हैं शायद इसमें। तो आगे देखिए, पॉइंट नंबर आपका आता है 40। वाणिज्य बैंकों के दो मुख्य कार्य होते हैं, जमा स्वीकार करना और ऋण देना। आसान सा पॉइंट था, जान उसके बाद में कराया। वाणिज्य बैंक क्या बच्चा, एक वित्तीय संस्था, ये आपको याद रखनी है। वाणिज्य बैंक एक वित्तीय संस्था है, और सभी वाणिज्य बैंक, जितने भी वाणिज्य बैंक होते हैं वो वित्तीय संस्थाएं होते हैं। सभी वाणिज्य बैंक वित्तीय संस्थाएं होती है, परंतु सभी वित्तीय संस्थाएं वाणिज्य बैंक नहीं होती है, ये भी याद रखना। इसका मतलब क्या हुआ, वित्तीय संस्थाएं जो वर्ड है ना अपने आप में एक वाइडर टर्म है, बहुत बड़ा टर्म है, ठीक है ना। और वाणिज्य बैंक एक छोटा टर्म है, ये इसके अंदर आता है। वाणिज्य बैंक वित्तीय संस्था के अंदर आता है, क्लियर है। इसका मतलब जैसे मान के चलो LIC कंपनी है, क्या वो आपसे पैसा नहीं लेती, क्या वो आपको पैसा नहीं देती है ना। इस पर इंटरेस्ट क्या क्या लगा लगा के आपको बहुत पैसा मिलता है बाद में, है ना, समथिंग ऐसा कुछ। तो ये काम बैंक वाला काम वो भी कर रहे हैं, तो वो भी तो वित्तीय संस्था है। यानी LIC जो कंपनीज है वो भी वित्तीय संस्था है, बात को समझो। तो वित्तीय संस्था बहुत सारी है, वित्तीय संस्था बहुत कोई हो सकता है, उनमें से एक कौन है, बैंक भी है। तो वाणिज्य बैंक एक वित्तीय संस्था है, इसका मतलब वित्तीय संस्था एक बड़ी चीज हो गई, वाणिज्य बैंक छोटा सा हो गया। तो वाणिज्य बैंक वित्तीय संस्था का ही क्या है, एक पार्ट है, ठीक है। तो वाणिज्य बैंक एक वित्तीय संस्था है, इसलिए सारी वित्तीय संस्था वाणिज्य बैंक नहीं हो सकती कभी भी, ठीक है ना, वो और भी चीजें हो सकती है। डन, तो उसको भी यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। अगर कोई पॉइंट छूट गया हो तो मुझे खुद ही बता देना आप भी, ठीक है, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। वैसे मैंने अपनी तरफ से कंप्लीट करा दिया है, और इसके बाद एक नया चैप्टर होगा उसका भी करेंगे फटाफट से। बट मैं दोबारा एक चीज बोलूंगा, जाते जाते आप एक काम कर लेना, आप मनी बैंकिंग की पहले थ्योरी करना और फिर मनी बैंकिंग के MCQ एक साथ करना। जब दोनों पढ़ लो तब इकट्ठे करना, क्योंकि हो सकता है बैंकिंग के कुछ पॉइंट मनी में मैंने डाले थे, ठीक है ना। तो आप पहले मनी बैंकिंग थ्योरी पढ़ना और उसके बाद दोनों मनी बैंकिंग के क्या करना है, MCQ करना, एक साथ करना, क्लियर ना। एक साथ मतलब कि पहले मनी के कर लिए फिर इसके कर लिए, तो दोनों समझ में आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि हो सकता है कुछ पॉइंट वहां पे बैंकिंग के हो। डन, तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।